प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने नाटक के बारे में जानकारी ली थी। आज से हम एकांकी पर चर्चा शुरू करेंगे। एकांकी आपके लिए वैसे अपरिचित नहीं है। आप पिछली कक्षाओं में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके होंगे, लेकिन हम उसी जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, उसका पुनरावर्तन करते हुए और बाद में उस पर आगे बढ़ते हुए। तो एक सवाल उठता है कि एकांकी कैसी होती है। तो जिस तरह से नाटक होता है, जिसमें संवादों के माध्यम से अभिनय किया जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, उसी तरह से एकांकी होती है। तो फिर ये एकांकी की आवश्यकता क्यों हुई, जबकि नाटक हमारे पास पहले से उपस्थित था। जहाँ तक विचार किया गया है, तो ये जाना गया है कि मनुष्य के पास हर समय उतना समय नहीं होता कि बड़े बड़े नाटकों को देखा जाए, पढ़ा जाए। तो समय को बचाते हुए एक ऐसी विधा बनाई गई जो नाटक जैसी होते हुए भी नाटक से छोटी थी। नाटक में बहुत से अंक होते थे, लेकिन एकांकी में सिर्फ एक अंक रखा गया। यहाँ मैं एक बात की चर्चा करना चाहूँगा कि अक्सर जब एकांकी पर चर्चा होती है और हम ये कहते हैं कि एकांकी में एक ही अंक होता है, लेकिन आप लोग जब एकांकी को पढ़ते हैं तो उसमें एकांकी कई हिस्सों में बंटी हुई नज़र आती है और आप लोग समझते हैं कि एकांकी में कहा तो जा रहा है कि एक ही अंक होता है, और यहाँ तो एकांकी में कई खंड हैं। वो एकांकियों में अंक नहीं होते, बल्कि वो एकांकियों के दृश्य होते हैं, और एक एक अंक में कई दृश्य हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप एकांकियों में जो खंड देख रहे हैं, छोटे छोटे जो हिस्से देख रहे हैं एकांकियों के छोटे छोटे, वो सारे एकांकी के अंक नहीं हैं, बल्कि एकांकी के दृश्य हैं। अब आप इस बारे में स्पष्ट हो गए होंगे। दूसरी बात आती है कि नाटक को तो हमने समझ लिया कि नाटक क्या होते हैं, और अभी हमारी चर्चा में एक एकांकी का छोटा सा स्वरूप तो हमने जान लिया। लेकिन पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम 3-4 विद्वानों के द्वारा एकांकी के बारे में कही गई उनकी बातों को समझेंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक परिभाषा हमारे सामने निकल करके आ जाए। हालांकि इन विद्वानों ने परिभाषा नहीं दी, लेकिन एकांकी में क्या होता है वो बताया है। उसी आधार पर हम उसका उल्टा करके एकांकी को परिभाषित कर देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सद्गुरु शरण। सद्गुरु शरण क्या कहते हैं? सद्गुरु शरण एकांकी के बारे में बताते हैं कि एकांकी का एक सुनिश्चित एवं सुविकसित लक्ष्य होता है। सुनिश्चित और सुविकसित लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक घटना, एक परिस्थिति या एक समस्या प्रबल होती है। उसके रूप में उदात्तता एवं उत्कर्षता सर्वत्र बिखरी रहती है। तो इन्होंने 2-3 बातें हमको बताइए कि एकांकी में एक लक्ष्य होता है जो सुनिश्चित होता है और सुकल्पित होता है। दूसरी चीज़, उसमें या तो एक घटना है का वर्णन होता है, या परिस्थितियों का होता है, या समस्याओं का होता है, एक समस्या का। तथा जिस किसी भी समस्या का हो, जो कोई भी लक्ष्य लेकर के चला हो, उसमें उदात्तता होती है और उत्कर्षता होती है। तो इस तरह से एकांकी में क्या होता है वो हमें सद्गुरु शरण ने बताया है। सद्गुरु शरण ने बताया। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र इसके बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र एक स्थान पर एकांकी के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि एकांकी में जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण मिलता है, एक उद्दीप्त क्षण मिलता है, उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। इन्होंने एकांकी के बारे में बताते हुए देखो 3-4 बातें बताई है। इन्होंने इसको जीवन से जोड़ा है। ऊपर में जीवन शब्द का प्रयोग नहीं है, हालांकि है जीवन से ही जुड़ी हुई बात, लेकिन जीवन उसमें कहीं जोड़ा नहीं गया, इसमें जोड़ दिया। ये कहते हैं कि जीवन का एक पहलू या जीवन की कोई महत्वपूर्ण एक घटना या एक परिस्थिति विशेष या कोई उद्दीप्त क्षण, कोई विशेष क्षण जो है जिंदगी में आया हो, वो मिलते हैं। और अनिवार्य ये है उसके लिए कि उसमें एकता और एकाग्रता का होना आवश्यक है या अनिवार्य है। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, क्या कहते हैं इस बारे में, तीसरे विद्वान। राम कुमार वर्मा एकांकी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एकांकी में किसी एक प्रमुख घटना या एक परिस्थिति से संबंधित एक संवेदना होती है। यहाँ एक चीज़ ये विशेष लगती है, संवेदना ही एक, संवेदना को एक मानना, एक करना, एक दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस संवेदना का विकास कौतूहलपूर्ण और नाटकीय शैली में होता है। तो यहाँ इन्होंने एक घटना या परिस्थिति तो बता दिया, उसके साथ साथ संवेदना को जोड़ दिया कि उसकी एक संवेदना होगी और उस संवेदना का फिर जो प्रकटन है, जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो विकास है वो कौतूहलपूर्ण नाटकीय शैली में होता है। तो इस तरह से एकांकी में क्या होता है वो हमारे सामने स्पष्ट हो गया। अब हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि एकांकी नाटक की वो गद्य विधा है, एकांकी साहित्य की वो गद्य विधा है जो नाटक से आकार में छोटी होती है, उसमें एक अंक होता है तथा उसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है, उसमें जीवन का कोई एक पहलू, कोई घटना, कोई परिस्थिति या कोई उद्दीप्त क्षण मिलता है और उसका विकास कौतूहलपूर्ण नाटकीय शैली में होता है। ऐसी रचना एकांकी कहलाती है। अब एकांकी की परिभाषा भी आपके सामने स्पष्ट हो गई। अब है एकांकी के तत्व कौन से होते हैं। इन परिभाषाओं को पढ़ा, परिभाषाएं और भी बहुत से विद्वानों ने दी है और अपने अपने समझ के अनुसार विद्वानों ने एकांकियों के तत्व भी दिए हैं या एकांकी के तत्व भी दिए हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं, हम उनको अलग अलग न करके सीधे, चूंकि हमने नाटकों में देख लिया है, नाटकों के तत्व में कि अलग अलग कैसे कैसे दिए गए हैं, पाश्चात्य ने कैसे दिए हैं, भारतीयों में भी कईयों ने कैसे दिए हैं, वो देखा था। यहाँ हम सीधे सीधे एकांकी के जो तत्व हैं कितने हम ले सकते हैं या कितने तत्वों को हम अध्ययन करना चाहेंगे जिससे एकांकी का एक स्वरूप उभर करके हमारे सामने आ जाए, तो वो हम यहाँ लेंगे। एकांकी के लगभग 6 से लेके और 9-10 तक हम तत्व माने तो एकांकी के तत्व यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला तत्व होता है कथानक, फिर है चरित्र चित्रण दूसरा, तीसरा है कथोपकथन अर्थात संवाद, चौथा है देश काल
अथवा वातावरण या देश काल और वातावरण। पांचवा है अभिनयशीलता। छठा है रंगमंच निर्देश। नाटकों में इसको शामिल नहीं किया गया था, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इसको नहीं भी करते। सातवां है भाषा शैली। आठवां है उद्देश्य और नवां है संकलन त्रय। तत्व लगभग वही हैं जो नाटकों में होते हैं और इन तत्वों में कौन सी विशेषता हो सकती है वो भी लगभग वही है जो नाटकों में होती है। इसलिए यहाँ पर हम उस पर अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर भी बहुत संक्षेप में इन तत्वों के बारे में जानेंगे। जैसे कथानक है, कथानक में 3 या 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। यदि 3 अवस्थाएं मानते हैं तो प्रारंभ, विकास और चरम ये मान लेते हैं, और यदि 5 अवस्थाएं मानते हैं तो प्रारंभ, विकास, चरम और उतार तथा अंत में उस एकांकी का अंत या समापन, ये 5 तत्व हो जाते हैं। इसको हम विस्तार से नहीं जानेंगे हम। चरित्र चित्रण अर्थात पात्र कैसे हों, वो देखने वालों के सामने या पढ़ने वालों के सामने उनकी एक छवि उभरनी चाहिए, उनका एक रूप उभरना चाहिए। वो कैसे उभरेगा, वो इसके अंतर्गत होता है कि पात्र कैसे हों, उनकी वेशभूषा कैसी हो, उनकी बातचीत कैसी हो, वो सब चरित्र चित्रण के अंतर्गत आ जाता है। फिर है कथोपकथन, आपस में उनके संवाद पात्रों के, क्योंकि संवाद ही एकांकी को कहानियों से अलग करती है। तो संवादों में भी ये होता है कथोपकथन, जिसको हम कहते हैं कि जैसा पात्र वैसे संवाद, वैसे बातचीत, वैसा कथोपकथन। और उसके साथ साथ पात्र जैसे हैं वो कथन तो है ही, वैसा कथन तो है ही, इसके साथ साथ संवाद ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले के, देखने वाले के समझ में आए, सरल और सुस्पष्ट होने चाहिए। फिर है देश काल और वातावरण, अर्थात इसमें वो परिस्थितियां उसके सामने आनी चाहिए जिन परिस्थितियों को देख करके ये एकांकी लिखी जा रही है। कि किस देश में लिखी गई उस देश का वातावरण होना चाहिए, किस समय में लिखी गई उस समय का वातावरण होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो एकांकी और अधिक अच्छी हो जाती है। फिर है अभिनयशीलता। निश्चित रूप से एकांकी या नाटक जो भी लिखते हैं उसमें अभिनय करने योग्य वो होनी चाहिए। यदि अभिनय करने योग्य वो नहीं लिखी गई है तो वो एकांकी नहीं है, हम उसे एकांकी नहीं कह सकते। तो फिर एक चर्चा और आ जाती है कि फिर अभिनयशीलता है तो फिर अभिनय कितने प्रकार का हो सकता है। 4 प्रकार का अभिनय मुख्यतः माना गया है हमारे साहित्य शास्त्र में। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य और चौथा सात्विक। इन पे विस्तृत चर्चा हम यहाँ पहले कर चुके हैं। नहीं, आगे जब हम साहित्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत आप देख लेंगे। और उस यदि पूछा जाता है इसके बारे में किसी प्रश्न में तो आप वो विवरण यहाँ दे देंगे। रंगमंच निर्देश, यहाँ एकांकी लिखने वाला रंगमंच पे किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, किस तरह से अभिनय करना है, वो निर्देश एकांकी में लिखते समय ही दे देता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसको कुछ लोग एकांकी का तत्व मानते हैं और मैं भी इसको कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार से तत्व ही है। भाषा शैली, तो भाषा कैसी हो, शैली कैसी हो,
इसका ध्यान रखना होता है कि जैसा आप उद्देश्य लेकर के चलते हैं, जैसी आप परिस्थितियां लेकर के चलते हैं, जैसे आप समाज की स्थितियों को लेकर के चलते हैं, कैसी घटनाक्रम को लेकर के चलते हैं, उसके अनुसार भाषा होनी चाहिए और शैली ऐसी हो जिसमें प्रवाह हो, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। भाषा सरल हो, उस समय के अनुसार हो कि लोग समझ सकें। अब आप महाभारत पर कोई एकांकी लिख रहे हैं और महाभारत के समय की भाषा का उपयोग करेंगे तो आज की तारीख में कोई नहीं समझेगा। हाँ, भाषा का रूप लगभग वो दे सकते हो, लेकिन भाषा आपको तात्कालिक ही रखनी पड़ेगी, हिंदी ही रखनी पड़ेगी। हाँ, हिंदी में विशुद्ध हिंदी का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा कि हमारे रामायण और महाभारत ये 2 सीरियल आए थे, उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। और हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी रजिया सुल्तान, उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। उसमें उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों का प्रयोग अधिक कर लिया, तो बहुत अच्छी फिल्म होने के बावजूद वो फिल्म सफल नहीं हुई, क्योंकि उसकी भाषा लोगों के समझ में नहीं आई। फिर है उद्देश्य। ये तो हम सब जानते हैं कि एकांकी हो या कोई भी विधा हो साहित्य की, वो एक उद्देश्य को लेकर के चलती है। और यहाँ भी एकांकी में भी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होना चाहिए, तो वो उद्देश्य लेकर के एकांकीकार चलता है। उद्देश्य वृहद होना चाहिए, उद्देश्य उदात्त होना चाहिए, ये सब बातें उद्देश्य के लिए हम कह सकते हैं। फिर है संकलन त्रय। 3 चीज़ों का ध्यान एकांकी में रखना होता है, क्योंकि एकांकी मंच पर मंचित की जाती है, तो स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा समय का ध्यान रखना पड़ेगा, और तीसरा कार्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीनों की इस तरह से व्यवस्था करनी होगी कि तीनों का आपस में सामंजस्य रहे। सामंजस्य नहीं रहेगा तो एकांकी नहीं रह पाएगी या उसका मंचन नहीं किया जा सकेगा। इसका विस्तार से अध्ययन हम नाटक के अंतर्गत कर चुके हैं। इसी के साथ एकांकी के तत्वों की जो विवेचना है या संक्षेप में हमारा अध्ययन जो है वो हम यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद हम एकांकी के जो रूप हैं, जो भेद हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले व्याख्यान में। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।